हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक आपके साथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में लक्ष्य तक आपके साथ। गाइस, सेशन आज का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अंत तक बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले जैसा कि डेली बोलते हैं कि जा करके जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जा करके उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF आपको वहाँ मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड थिंग क्या है, वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी शेयर किए जाते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस बनती रहेगी, तो आप उसको जा करके ज्वाइन कर लीजिए। बाकी और भी चैनल्स हमारे हैं UPSC, जहाँ पर UPSC से रिलेटेड आपकी तैयारी वहाँ कराई जाती है, चैनल भी है, तो जो भी स्टूडेंट है वो जा करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अदर के लिए भी है, तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी जो हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहता है वो भी जुड़ सकता है, उसकी भी लिंक आपको वहीं डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। और जैसा कि आज का हम लोगों का टर्न है क्या, साइंस का, तो आज हम लोग साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि NCERT बेस्ड होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्किप मत करिएगा, देखते रहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कब इंपॉर्टेंट हो जाए, कोई नहीं जानता, इसलिए सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझिए। तो चलिए आज का मोटिवेशन लाइन देख लेते हैं। क्या है मोटिवेशन, क्या कह रहा है? निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राह बदल जाती है। सबके सारे स्टूडेंट के लाइफ में ये फेज़ आता ही होगा कि एक क्या होता है, जब 2 साल 3 साल से प्रिपरेशन करने के बाद नहीं निकलता है, तो लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रही है, नहीं निकला अभी तक, ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें। तो कोई बात नहीं, उनका तो काम है कहना, हमको क्या करना है, अवॉइड करना है। तो अवॉइड करना है क्योंकि हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। उनके अनुसार तो कुछ है ही नहीं, अगर उनके अनुसार तो सब कुछ ईजी है, तो उनका तो काम है। लेकिन जैसे ही वो क्या करेंगे, और आपका बस फोकस क्या रहना चाहिए, आपका गोल रहना चाहिए। उनकी निंदा सुन करके आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है कि अरे यार ये तो सही कह रहे हैं, हम नहीं कर पाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको अपना खुद का जोश देखना है, आपका जुनून देखना है कि हम आखिर तैयार क्यों हुए थे इसके लिए। आखिर मेरे अंदर कुछ थी, मेरे अंदर कुछ क्वालिटी थी, तभी मैंने इसको डिसाइड किया। तो आपका बस फोकस आपका गोल होना चाहिए, आपका एम होना चाहिए। और जिस दिन वो फोकस आप गोल को आप ले लेंगे, अचीव कर लेंगे, तो वही जो निंदा कर रहे थे वही आपके सामने आकर के खड़े होंगे। अरे मैं तो इसको यही कह रहा था कि तुम तो कर लोगे, मैं तो शुरू से ही कह रहा था। तो इसलिए कभी भी किसी की बात को सुन करके परेशान ना होइए, बस आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित करिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको देख लेते हैं हम। क्या है, स्टार बना लीजिए कि विश्व वन्य जीव सप्ताह दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस, यहाँ पर दिवस कर लीजिए। विश्व वन्य जीव दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? तो जो विश्व के जो जंगली जीव हैं और वनस्पति है, उसके बारे में क्या करना, जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्या इसकी थीम है 2022 की? तो वह है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए क्या करना है, प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। ये इसकी इस बार की क्या रखी गई है, थीम रखी गई है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि किस उद्देश्य से, कि तो जो जंगली जीव और वनस्पति हैं, वो उनमें से जो सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय हो गई हैं, उन प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति पर क्या करना है, ध्यान देना है, और उसके लिए क्या करना है, जागरूकता फैलाना है। ये इसीलिए ये दिवस क्या है, हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो 3 मार्च, ये दिन जो है, ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये भी ध्यान रखिएगा कि थाईलैंड के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये जो 3 मार्च को ये दिवस मनाना है, विश्व वन्य जीव दिवस मनाना है, ये थाईलैंड के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और इसको 2013 में यूएनओ संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको मान्यता दी गई थी। यूएन के द्वारा इसको क्या किया गया था, 2013 में इसको मान्यता दी गई थी।
ये केवल ये 3 मार्च क्यों चुना गया, और कोई मतलब डे क्यों नहीं डिसाइड किया गया, क्यों 3 ही मार्च को किया गया? इसलिए क्योंकि क्या हुआ था कि 3 मार्च 1973 को इस दिन क्या हुआ था कि जो साइट्स इस पर हस्ताक्षर हुआ था। तो अब आप कहेंगे ये साइट्स क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। साइट्स क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल, सी से कन्वेंशन, आई से इंटरनेशनल, टी से ट्रेड इन। अब क्या निकालना है आपको? ई का मतलब क्या हो गया? इंडेंजर्ड, एस से स्पेसीज, कौन सी स्पेसीज? ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। साइट्स का फुल फॉर्म क्या मैंने बताया? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो इसी दिन क्या हुआ था? इस साइट्स पर 3 मार्च 1973 को क्या हुआ था? हस्ताक्षर किया गया था। इसीलिए इस डे को क्या किया गया? डिसाइड किया गया कि हम क्या करेंगे, इसको विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। और कुछ बात कर लेते हैं इसके बारे में। जो विश्व वन्यजीव कोष, इसका मुख्यालय कहाँ है? विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। क्लियर हो गया होगा। और इस कोष की जो स्थापना हुई थी, विश्व वन्यजीव कोष की जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी 29 अप्रैल 1961 में हुई थी। क्लियर। और इसके जो विश्व वन्यजीव कोष के जो अध्यक्ष और CEO हैं, उनका नाम है कार्टर रॉबर्ट्स। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और कुछ देख लेते हैं कि ये तो मैंने बता दिया, और इसकी मैंने हिंदी में भी बताई थी। अब इंग्लिश में भी इसकी थीम देख लीजिए। कुछ लोग को हिंदी समझ नहीं आती है, तो इंग्लिश भी बता दे रहे हैं आपको। रिकवरिंग की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ये आपको क्लियर अब हो गया होगा। और भी कुछ सोच रहे हैं आपको बता दें। अब हम लोग आते हैं इस पर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। इसके बारे में भी जान लीजिए। ये जो वन्यजीव संरक्षण एक्ट है 1972, कौन सा एक्ट है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसमें क्या हुआ था? ये एक्ट क्यों अधिनियमित किया गया था? तो ये संसद के द्वारा पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए ये एक्ट क्या किया गया था? अधिनियमित किया गया था। और इसमें क्या है? इस एक्ट में क्या है? 6 अनुसूचियां निर्धारित हैं। कितनी? 6 अनुसूचियां निर्धारित हैं, जो क्या करती हैं? अलग अलग स्तर की क्या करती हैं? सुरक्षा प्रदान करती हैं। किसको? पौधों और जानवरों की। कैसे? देख लेते हैं हम। मैंने बताया 6 अनुसूचियां, जिसमें से पहली और दूसरी जो अनुसूची है, पहली और दूसरी अनुसूची का भाग जो है 2, पहली और दूसरी अनुसूची का भाग 2 जो है, ये उनको क्या करता है? पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब कि इसके तहत अगर आप इसका उल्लंघन करेंगे तो इसके तहत क्या है? यहाँ पर उच्चतम दंड निर्धारित किए गए हैं। क्लियर हो गया होगा पहला। दूसरी बात करें, मैंने बताया 6 अनुसूचियाँ, पहली दूसरी बता दी। जो अनुसूची 3 है, तीसरे नंबर की जो अनुसूची है, और जो अनुसूची 4 नंबर की है, इसमें जो प्रजातियां सूचीबद्ध हैं, लिस्टेड हैं, वो क्या है? संरक्षित हैं। वो भी संरक्षित हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो दंड जो है पहले की तुलना में क्या है? कम है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें नेक्स्ट अनुसूची की, जो है आपकी अनुसूची नंबर 5, इसके अंतर्गत क्या है? 5वीं जो अनुसूची है, उसमें जिसके जो पशु हैं, कौवे हैं और चूहे हैं, चमगादड़ हैं, इनको क्या किया गया है? कानूनी रूप से वर्मिन माना जाता है। यानी कि मतलब इनको क्या करना है? अगर शिकार करना है तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। तो ये भी आपको अनुसूची 5 क्लियर हो गई। अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है।
एंड अनुसूची जो 6th लास्ट जो है 6th नंबर की जो सूची है अनुसूची है, इसमें जो दिए गए मतलब उसमें बताया गया है कि जो निर्दिष्ट पौधे होंगे उनकी खेती और व्यापार दोनों ही क्या मतलब दोनों किया जा सकता है, लेकिन प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में 1 मार्च 2022 को कहाँ पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कहाँ पर 1 मार्च 2022 को आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है। तो देख लेते हैं कहाँ पर उद्घाटन किया गया। तो ये है राष्ट्रपति भवन दिल्ली में ही, इसका उद्घाटन रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, ये जो आरोग्य वनम है नाम से ही पता चल रहा है कि इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। देख लेते हैं। इसका उद्देश्य है जो आयुर्वेदिक पौधे हैं, आयुर्वेदिक पौधों के महत्व और जो मानव शरीर पर उसका जो प्रभाव पड़ता है, आयुर्वेदिक पौधों मतलब और आयुर्वेद का जो प्रभाव पड़ता है उसका, और आयुर्वेदिक पौधों के महत्व और उसका मानव शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है उसको क्या करना है, हमें बढ़ावा देना है। यही इसका उद्देश्य है आरोग्य वनम का। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसको जो ये आरोग्य वनम है इसको क्या किया गया, 6.6 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है। ये कितने क्षेत्र में है, 6.6 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया। और यह जो आरोग्य वन है ये राष्ट्रपति भवन का पहला आरोग्य वन है। ये भी क्लियर हो गया होगा। और इस वन में क्या किया जाएगा, जो आयुर्वेद चिकित्सीय उपचार से जुड़े जो जड़ी बूटी होंगे उसको उसमें उगाया जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा। और इस वन का जो आकार होगा वो ये इम्पोर्टेंट है कि इस वन का आकार जो होगा, एक मिनट कलर चेंज कर ले रहे, जो आकार होगा वो कैसा होगा, तो वो होगा योग मुद्रा में बैठे व्यक्ति, ऐसा वो आकार बनाया जाएगा जैसा आपको फील होगा कि कोई योग कर रहा है, उस मुद्रा में बैठा कोई व्यक्ति है, उस आकार में बनाया जाएगा। और इसको दूर से देखने पर ऐसा लगेगा कि मानो कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, योग के लिए बैठा हुआ है। तो ऐसे आकार में इसको बनाया जाएगा। और ये तो मैंने बता ही दिया इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य यही है कि जैसे हमारा जो देश है वो क्या कर रहा है, मेडिकल सेक्टर में बहुत ही आगे बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे भारत की जो प्राचीन धरोहर है, सभ्यता है, वो प्राचीन धरोहर सभ्यता आयुर्वेद जो है उसको लोग भूलते जा रहे हैं। मतलब इसका जो आयुर्वेद का यूज़ है वो कहीं ना कहीं कम हो गया है, छिप गया है, पता ही नहीं चलता कि ये है भी अब। तो इसीलिए क्या किया गया है, इस आयुर्वेदिक पौधों का मानव चिकित्सा का मतलब उसमें मानव चिकित्सा में पॉजिटिव रिजल्ट आए, उसके प्रचार प्रसार के लिए इसका निर्माण किया जाएगा। और इसी को बढ़ावा देने के लिए ये भारत सरकार के द्वारा ये स्टेप उठाया गया है। क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट है तो उसको ध्यान रखिएगा। आरोग्य वनम कहाँ पर, राष्ट्रपति भवन दिल्ली, राष्ट्रपति जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसे वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वोल्ट्जमान पदक से सम्मानित किया जाएगा, जो कि पहले भारतीय होंगे। आपको इमेज दिखा दे रहे हैं, ये हैं प्रोफेसर दीपक धर, ये हैं। इन्हें ही किस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, जो कि पहले भारतीय होंगे, वोल्ट्जमान पदक। प्रोफेसर दीपक धर ये जो हैं ये IIT कानपुर के पूर्व छात्र भी हैं। और ये IISER भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, इसका मतलब है कि भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान पुणे के प्रोफेसर हैं ये। इन्हीं को यानी जिनका क्या नाम है, दीपक धर नाम है, इन्हीं को किस में मिला है, सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में इनको इनके काम के लिए ये मेडल यानी कौन सा मेडल, वोल्ट्जमान मेडल से सम्मानित किया गया है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो सम्मान है प्रोफेसर दीपक धर और एक प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जॉन हॉपफील्ड, क्या नाम है ये भी ध्यान रखिएगा, जॉन
हॉपफील्ड, ये अमेरिकी हैं, अमेरिकी साइंटिस्ट हैं, इनको भी दिया जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और देख लेते हैं कुछ और फैक्टर देख लेते हैं कि और ये जो मतलब ये जो दिया गया है पुरस्कार दीपक धर को, किसने दिया है ये भी देख लेते हैं। दीपक धर को ये जो पुरस्कार दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो IUPAP। अब आप कहेंगे ये क्या है, बता दे रहे हैं। I से इंटरनेशनल, U यूनियन, P प्योर, A अप्लाइड, P फिजिक्स। पूरा फिर से बता रहे हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स। इसी के द्वारा इनको क्या किया गया है, इस सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है IUPAP के द्वारा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो संगठन है ये क्या करता है, किसको पुरस्कार देता है, जो सांख्यिकी भौतिकविद होते हैं उन्हीं को ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। और हाँ, ये ध्यान रखना है कि ये जो पुरस्कार है ये हर 3 साल पर प्रदान किया जाता है। इम्पोर्टेंट है कि हर ये 3 साल पर प्रदान किया जाता है। तो अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। और अगर कुछ फैक्ट की बात करें, कुछ और पुरस्कार की बात करें जो कि आपको बता दे रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, अभी अपने लेक्चर में मैंने बताया था कुछ होंगे, मतलब 5-6 वीडियो के बाद ही होगा। कुछ जो लाइन से देख रहा होगा, सारे वीडियो देख रहे होंगे, उनको पता होगा। तो रिवीजन करा दे रहे हैं बीच में कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है, ये किसको दिया गया था, तो इसको 2 क्षेत्र में दिया गया था। एक व्यक्तिगत स्तर पर दिया गया था, एक सामुदायिक स्तर पर दिया गया था। तो व्यक्तिगत में विनोद कुमार को दिया गया था और संस्था के रूप में देखा जाए तो किसको दिया गया था, गुजरात। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते। और ये नीना गुप्ता को कौन सा अवार्ड दिया गया था, रामानुजम अवार्ड दिया गया था, गणित सेक्टर में दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका। तो ये देखिए क्या क्वेश्चन है, 31वां नंबर का क्या है, बिहारी पुरस्कार 2021, बहुत इंपॉर्टेंट है, से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है, तो किसे, मधु कांकरिया को। अभी दिखा दे रहे हैं कि कौन है मधु कांकरिया। तो इनको 31 नंबर का, 31 ये 31वें नंबर का दिया जा रहा है बिहारी पुरस्कार, और 2021 से मधु कांकरिया को दिए जाने की घोषणा की गई है। और इस पुरस्कार में क्या होता है, 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख और ये दिया जाता है, रुपए दिए जाते हैं, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और पट्टिका दी जाती है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो पुरस्कार है ये ध्यान रखना किसके द्वारा दिया जाता है, तो 1991 में 1991 में क्या हुआ था, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, किसके द्वारा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो 3 साहित्यिक पुरस्कार थे उनमें से ये एक जाना जाता है। 3 साहित्यिक पुरस्कारों में से जो ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था उनमें से ये एक जाना जाता है। और ये जो मतलब ये जो कवि होते हैं, प्रसिद्ध हिंदी कवि बिहारी के नाम पर हर साल क्या होता है, ये राजस्थानी लेखक द्वारा पिछले 10 वर्षों में क्या किया जाता है कि उनके द्वारा जो प्रकाशित हिंदी या राजस्थानी में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये दिया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आपको एक मिनट दिखा दे रहे हैं कौन है, ये है मधु कांकरिया, ये देखिए। और किसके उससे दिया जा रहा है, सौजन्य से के बिरला फाउंडेशन के उससे। अगर मैं पूछूं कि हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का किसको दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा भी था। 2020 का अनामिका को दिया गया था। किसके लिए दिया गया था, तो उनकी कौन सी थी, टोकरी में दिंगत थेरी गाथा, इसके लिए इनको मिला था 2020 का। अगर 2020 के बजाय मैं 2021 का पूछ लूँ कि 2021 का हिंदी साहित्य में किसे दिया गया है, तो दया प्रकाश सिन्हा, इंपॉर्टेंट है, दया प्रकाश सिन्हा। किसके लिए दिया गया है, इनका जो नाटक है, हिंदी नाटक है, उसका क्या नाम है, सम्राट अशोक, इसी के लिए इनको दिया गया है। अगर अंग्रेजी भाषा में पूछ लूँ कि अंग्रेजी भाषा का किसको दिया गया है 2021 का, तो नमिता गोखले को दिया गया है। कौन सा उनका उपन्यास है,
थिंग्स टू लीव बिहाइंड, क्या है उनका? थिंग्स टू लीव बिहाइंड, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको मिला था? हिमांशु वाजपेयी को। तो ये भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये पुरस्कार, हाँ ये ध्यान रखना कि 2020 का जो एक और फैक्ट बता दे रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लास्ट का पूछ लेता है प्रेजेंट के बजाय। 2020 का जो 30वां, ये तो 31 नंबर का था, ये 30वां 2020 का किसको दिया गया था? मोहन कृष्ण वोहरा को। मोहन कृष्ण वोहरा को दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। ये क्लियर हो गया होगा। और ये जो पुरस्कार है, जो बिहारी पुरस्कार दिया जाता है हर साल, ये जो है राजस्थान और बिहार के लेखकों को दिया जाता है। और हाँ, ये तो मैं भूल गई बताना कि ये जो मधु कांकरिया, इनको किस के लिए दिया जा रहा है। और ये भी ध्यान रखना, ये कहाँ की हैं? राजस्थान की हैं। ये भी नोट करिएगा, कहाँ की हैं? ये राजस्थान की हैं। और इनको किसके लिए दिया जा रहा है? ये पुरस्कार क्यों घोषणा की गई है देने के लिए? तो इनकी जो उपन्यास है, क्या है उपन्यास? हम यहाँ थे। तो इस पुरस्कार के लिए, इस उपन्यास के लिए इनको ये दिया जा रहा है। ये इनका जो है हम यहाँ थे 2018 में ये प्रकाशित हुआ था। तो अब ये आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। कहीं से भी क्वेश्चन आए, कहीं भी फंसेगा नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? केंद्रीय मंत्री अश्विनी, एक मिनट, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3 मार्च 2022 को NIC कॉन्क्लेव 2022 के किस संस्करण का उद्घाटन करेंगे? तो ये तीसरा संस्करण होगा इसका। NIC का मतलब राष्ट्रीय, ये देखिए यहाँ लिखा है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। NIC का मतलब क्या होता है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो इस कॉन्क्लेव 2022 का कौन से संस्करण का? तो तीसरे संस्करण का ये क्या है? उद्घाटन करेंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसका आयोजन कहाँ होगा? तो दिल्ली। कहाँ आयोजन होगा इसका? दिल्ली में। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें कुछ और ज़्यादा बताने लायक है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका क्वेश्चन, तो इसको भी स्टार बना सकते हैं आप लोग। उंगलिल ओरुवन आत्मकथा हाल ही में लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? उंगलिन ओरुवन आत्मकथा है। पहले तो ये जानेंगे किसकी आत्मकथा है। सेकंड क्या जानेंगे? इसका लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो लोकार्पण तो इनके द्वारा किया गया है, के स्टालिन। किसके द्वारा किया गया है? के स्टालिन के द्वारा किया गया है। तो अब ये जानना है कि ये के स्टालिन है कौन? के स्टालिन है कौन, पहले ये जानना है। तो ये जो है पता ही होगा आप लोगों को कि तमिलनाडु के, यहाँ एक मिनट, ये क्या है? तमिलनाडु के सीएम है। तमिलनाडु के सीएम और डीएम के अध्यक्ष हैं ये के स्टालिन। तो इन्हीं की ये, और इन्होंने तो लोकार्पण किया है, और इन्हीं की ही ये क्या है? आत्मकथा है। इन्हीं की क्या है? ये आत्मकथा है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो इनकी आत्मकथा है उसका नाम क्या है वो भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन अमंग्स यू मतलब इसका क्या हुआ? तुम सब में से एक। तुम सब में से एक, ये इनकी क्या है? आत्मकथा है। उंगलिल ओरुवन आत्मकथा, और जिसका लोकार्पण के स्टालिन के द्वारा किया गया है। और ये क्या है कि इसमें ये, हाँ और भी कुछ देख लेते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं। तमिलनाडु का लोकेशन तो कल मैंने दिखाया था। अभी लास्ट में जा करके जब नीचे जाएंगे तो आपको मैप एक बार फिर से दिखा दें, क्योंकि ऊपर नीचे करने में और ज़्यादा टाइम जाता है। तो चलिए हम लोग यहीं डिस्कस कर लेते हैं। कल दिखाया था, जिसने कल देखा होगा तमिलनाडु का लोकेशन वहाँ पता हो गया होगा, अभी ये दिखा देंगे। तो देख लेते हैं, भारत का पहला फूड सिक्योरिटी संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया गया है? भारत का पहला फूड सिक्योरिटी संग्रहालय वो तमिलनाडु के तंजौर में। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? बृहदेश्वर मंदिर तो बृहदेश्वर मंदिर किसका? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और पूछ लें तमिलनाडु का और क्या अभी न्यूज़ में था? जल्लीकट्टू जिस पे प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन फिर क्या हुआ? इसको हटा भी दिया गया।
दिया गया। तो जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू क्या है, ये पोंगल के उपलक्ष्य में वहीं पर मनाया जाता है। ये भी मैंने अपने लेक्चर में डिस्कस किया था। और बात करें तमिलनाडु, तमिलनाडु में जो है भरतनाट्यम, जो कि 8 शास्त्रीय नृत्य में से एक मानी जाती है। और डुगोंग, जो कि समुद्री गाय संरक्षण केंद्र है, वो भी आपका तमिलनाडु में ही है, ये भी आपको पता होगा। और ये आपको, हाँ, ये आपको ध्यान रखना है सारी चीज़ें। और देखा जाए तो तमिलनाडु के नॉर्थ में आपको आंध्रा मिलेगा, कर्नाटका मिलेगा, पश्चिम में केरल मिलेगा, पूर्व में आपको बंगाल की खाड़ी। अभी चल करके हम लोकेशन आपको सारा दिखा दे रहे हैं। और ये आपको ध्यान रखना। और ये जल्लीकट्टू में क्या होता था, सांडों की लड़ाई होती थी, जो कि वहाँ का त्यौहार है, बहुत फेमस है वहाँ का। और यहाँ की नदियों के बारे में बात करें तो कावेरी है, भवानी है, अमरावती है, ताम्रपर्णी है, चिन्नार है। तो ये सब आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 12 से 23 मई 2022 तक 30 नंबर का दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 कहाँ आयोजित की जाएगी। पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये दक्षिण पूर्व एशियाई, अभी आप क्या करिए, इसको ही छोड़िए, इसको भी अलग से देखते हैं ये है क्या। अभी हमको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, क्या है, एक एक टर्म में ये आज क्लियर करेंगे, इंपॉर्टेंट है आपका ये। और ये क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। 12 से 23 मई 2022 तक क्या हुआ है, 30वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये वियतनाम में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, वियतनाम में। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक मिनट, एक यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है गाइस, यहाँ 30 नहीं 31 नंबर का है, 31 नंबर का, ये थोड़ा सा गलत हो गया। तो ये जो दक्षिण पूर्व एशियाई खेल हो रहा है, ये 31 नंबर का है, 31। ये क्या है, कहाँ पर आयोजित की जाएगी, वियतनाम में की जाएगी। और इसका शुभंकर क्या रखा गया है, साओला शुभंकर रखा गया है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और ये कब से कब तक होगी, 12 से 23 मई 2022। तो ये ध्यान रख। और इसमें क्या है, 526 आयोजन, मतलब 526 इसमें होंगे, इस खेल में 526 आयोजन होने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर ये पहले मतलब होने वाला था आपका नवंबर 2021 में होने वाला था, लेकिन वो कोविड के कारण क्या होता है, ये 2 साल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। और वियतनाम जो है, ये वियतनाम में इस बार दूसरी बार इसका आयोजन किया जा रहा है। यानी फर्स्ट टाइम कब आयोजन किया गया था, 2003 में आयोजित किया गया था। इतना आपको इसके बारे में जानना है। अब हम बात करेंगे, मैंने कहा अभी ये टर्म जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये तो 31 है, ये ध्यान रखिएगा। हमको क्या पढ़ना है, ये दक्षिण पूर्व एशियाई, जिस अभी आपको पता होगा, आसियान नाम आपने सुना होगा, आसियान नाम सुना होगा। आसियान का फुल फॉर्म क्या है, ए से एसोसिएशन, एस से साउथ, ई से ईस्ट, ए से एशियन, एन से नेशंस। आसियान का फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। तो आसियान जो है आपका, इसका इस संगठन का उद्देश्य क्या है, तो जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, इसमें पहले ये ध्यान देना कितने देश हैं, तो 10 देश हैं, ठीक है। अभी बता रहे हैं कौन कौन से देश हैं। तो ये जो 10 देश हैं, इनका मतलब इसका उद्देश्य क्या है, ये आसियान संगठन जो है, इसका उद्देश्य क्या है, तो ये जो देश हैं, यानी ये दक्षिण पूर्व एशिया के सभी देश हैं, तो इनके बीच क्या करना है, आपस में सांस्कृतिक, सुरक्षा, राजनीति और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, और क्या है, क्षेत्रीय सहयोग को क्या करना है, इनके आपस में क्या करना है, उसको सुदृढ़ बनाना, मजबूत बनाना है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो वो कब हुई थी, 8 अगस्त 1967 को हुई थी। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी, थाईलैंड की जो राजधानी है, थाईलैंड की राजधानी है, क्या है नाम है उसका, बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस टाइम मात्र 5 देश इसमें थे। वो कौन से थे, तो जब थाईलैंड में हुई थी तो थाईलैंड तो पक्का ही होगा, ये तो श्योर है थाईलैंड। फिर उसके बाद मलेशिया, देन इंडोनेशिया, अभी चल करके हम आपको दिखा दे रहे हैं मैप, इंडोनेशिया एंड सिंगापुर, सारे लोकेशन दिखा दे रहे हैं, सिंगापुर एंड फिलीपींस। या तो वेट करिए, पहले दिखाई देने तो भूल जाएंगे, तो फिर रह जाएगा। 1 मिनट, बहुत नीचे जाना पड़ेगा, 1 मिनट। बस
ये आपका ये नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है, अब यहाँ पे ये देखिए इंडोनेशिया, सब तो दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि दिख नहीं रहा है, क्लियर नहीं है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है यहीं आपका सब पड़ेगा, ये नॉर्थ ईस्ट एरिया, तो यहीं आपका सब पड़ेगा। आप लोग अपना मैप निकालिए, वहाँ पे जो जो मैंने बोला है एक एक करके देख लीजिए। तो क्या है आपका, कौन कौन सा मैंने बताया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस। और जब आसियान का गठन किया गया था तो उसका आदर्श वाक्य क्या रखा गया, आसियान का आदर्श वाक्य क्या है, वो रखना हमारा वन विजन, वन विजन, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी, एंड वन कम्युनिटी। ये आपको क्लियर हो गया होगा। 8 अगस्त को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए 8 अगस्त को ये आसियान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि राजधानी जकार्ता में है। इसकी स्थापना हुई थी कहाँ, थाईलैंड के बैंकॉक में, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, यहाँ पे इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर। अगर इसके सदस्य राष्ट्र की बात करें, मैंने बताया 10 हैं, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये पूरा दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं। तो यहाँ पर आप मैप में देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। और इसमें हाँ, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सड़कों पर जानवरों के इलाज के लिए हाल ही में देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है। ये कहाँ शुरू की गई है, चेन्नई में शुरू की गई है। तो ये चेन्नई में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस है जो यहाँ पर स्टार्ट की गई, और देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस है। तो ये भी ध्यान रखना है, इसलिए ये इस दृष्टि से ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये किसने किया है, किस संगठन के द्वारा, तो एक संगठन है जिसका नाम है ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया, ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया। इसने क्या किया है, किसके सहयोग से, अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन, उस संगठन का क्या नाम है, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, एक मिनट, PAW, इसी के सहयोग से यहाँ पर चेन्नई में ये स्टार्ट किया गया है कि जो सड़क पर रहने वाले जानवर हैं उनके लिए ये एम्बुलेंस लॉन्च किए गए हैं। तो ये जो मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं पशु, जिसकी देखभाल के लिए कोई नहीं रहता है, तो उन्हीं के लिए ये देखभाल कार्यक्रम है। तो यहाँ पर क्या होगा, गाड़ी के अंदर, ये एक मिनट इमेज दिखा दे रहे हैं, ये गाड़ी है, तो इसके अंदर क्या होगा, एक अस्पताल होगा जिसमें जो बीमार और जो घायल सड़क पर रहने वाले जानवर होंगे उनका क्या होगा, वहीं पर उपचार किया जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। और हाँ, ये जो अगर जानवर की बात आई है तो बता दे रहे हैं, रेबीज का टीका ये किसके द्वारा, तो लुई पाश्चर के द्वारा, जो कौन थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। और अगर पूछा जाए कि विश्व का पहला टीका किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो वो एडवर्ड जेनर के द्वारा, वो कौन सा था, चेचक का टीका। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारत, पता नहीं कैसे गलत हो जाता है, एकदम से करो, भारत पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत पे से MD और निदेशक, भारत पे क्या है, आप लोगों ने सुना ही होगा, भारत पे ये क्या है, भारतीय फिनटेक कंपनी। तो इस भारतीय पे से क्या किया है, जो MD के पद पर थे, निदेशक के पद पर थे, उन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया। उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है अशनीर ग्रोवर ने क्या किया, अभी हाल ही में भारत पे से MD और निदेशक के पद पर थे, उन्होंने क्या किया है, इस्तीफा दे दिया है। वहाँ के ये सह संस्थापक थे। तो ये एक्चुअली इसमें इनकी जो थी भारत पे में 1915 करोड़ रुपए की 9.5% हिस्सेदारी थी। तो इन्होंने, और ये जो भारत पे है ये 2021 की बात करें 2021 में, तो ये यूनिकॉर्न बनने वाला 19वां नंबर का
भारतीय स्टार्टअप बन गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहीं के हैं ये MD और निदेशक, जिसका नाम है अशनीर ग्रोवर। इन्होंने ये देखिए, ये हैं, दिखा दे रहे हैं, यहाँ लिखा भी है कि क्यों किया है कि भारत पे के जो को फाउंडर हैं अशनीर ग्रोवर ने लंबे विवाद के बाद अब फिनटेक कंपनी के MD और डायरेक्टर पद से कुछ विवाद था, तो उसी के कारण इनको क्या करना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। मन नहीं था इनका, लेकिन फिर भी अब इतना विवाद बढ़ गया था तो इसलिए इनको क्या करना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर एक टर्म आया है, मैंने अभी बताया स्टार्टअप। अभी मैंने बताया कि यूनिकॉर्न बन गया था ये 19 नंबर का, 19 नंबर का 2021 में यूनिकॉर्न बनने वाला 19वां भारतीय स्टार्टअप बन गया था। अब जब स्टार्टअप शब्द आ ही गया है तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये स्टार्टअप होता क्या है। तो जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है, तो या कोई समूह है, कोई ग्रुप है या कोई व्यक्ति है, उसके पास जैसे कोई समस्या है और उसका वो एक अनोखा, एक इनोवेटिव समाधान ढूंढ लेता है, जिसे वो क्या करे, आगे जा कर के एक बहुत बड़ा बिजनेस का रूप दे दे। जिसे क्या करे, वो ज़्यादा आगे जा कर के बिजनेस का रूप दे दे, तो उस कंपनी या किसी भी नए प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, स्टार्टअप कहते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये एक ऐसी कंपनी होती है जो प्राइवेट होती है और किसी भी इनोवेटिव तरीके को एक बहुत बड़ा टर्नओवर का ये बिजनेस बन सकती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, यूनिक वो तो मैंने बता दिया स्टार्टअप। और एक मिनट, स्टार्टअप तो मैंने डेफिनेशन बता दी कि स्टार्टअप क्या होती है। अब इस स्टार्टअप से ही क्या बनता है, यूनिकॉर्न बनता है। अब कैसे यूनिकॉर्न बनता है, जब क्या होती है, जब वो प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी जो अभी स्टार्ट हुई थी और उस कंपनी की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाए, $1 बिलियन। $1 बिलियन। जब $1 बिलियन की ये कंपनी हो जाती है, जो स्टार्टअप कंपनी, तो या फिर उससे ज़्यादा भी हो जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिकॉर्न कहते हैं। यूनिकॉर्न का सिंपल सा एक यही है लाइन है कि क्या, जब किसी स्टार्टअप कंपनी की वैल्यू जो है उसकी $1 बिलियन या उससे प्लस हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है, यूनिकॉर्न कहलाती है। और यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी से ही बनती है। स्टार्टअप की डेफिनेशन मैंने बताई। एंड देन क्या होती है, वो यूनिकॉर्न बनती है जब उसका $1 बिलियन प्लस हो जाता है या $1 बिलियन हो जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और स्टार्टअप इंडिया की बात अगर देखी जाए, सबसे पहले ये किसने बोली थी, बात कहाँ से आई थी, तो 15 अगस्त 2015 में क्या हुआ था, 15 अगस्त 2015 में ही नरेंद्र मोदी जी ने इस बारे में बात की थी। और 16 जनवरी 2016 को क्या होता है, स्टार्टअप इंडिया को दिल्ली के विज्ञान भवन से शुरू कर दिया जाता है। और अभी हाल ही में डिसाइड किया गया था, इसी बार डिसाइड किया गया है कि 16 जनवरी को अब क्या करेंगे, हर 16 जनवरी को हम राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड लास्ट क्वेश्चन भी है हमारा और इम्पॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन क्या है, 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का थीम राज्य या यूटी प्रदेश कौन सा है, तो वो कौन सा है, जम्मू कश्मीर है। ये बहुत चर्चा में चल रहा है, बहुत दिनों से चर्चा में है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, हल्के में मत लीजिएगा। ये क्या है, ये एक शिल्प मेला है, क्राफ्ट फेयर है। तो ये कहाँ पर, सूरजकुंड। अब सूरजकुंड कहाँ पर है, हरियाणा, सूरजकुंड हरियाणा। तो वहीं पर इसका क्या होगा, हर साल ये मनाया जाता है। और ये कब से कब तक, 20 मार्च से 4 अप्रैल तक ये मनाया जाएगा, आयोजित होगा। और इस वर्ष जो है इसके थीम राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर को चुना गया है। और ये जो आयोजन है वो कौन करता है, तो हरियाणा पर्यटन विभाग जो है वो हर साल इसका क्या करता है, आयोजन करता है। ये जो सूरजकुंड है, सूरजकुंड का मतलब क्या होता है, तो सूरजकुंड का मतलब होता है सूर्य की झील, जो कि क्या है, ये क्या है, एक प्राचीन जलाशय है। ये क्या है, एक प्राचीन जलाशय है जिसे किसने बनवाया था, तोमर वंश के राजा हैं। तोमर वंश के राजा थे राजा, क्या नाम था उनका, सूरजपाल। उन्होंने ही इसको 10वीं शताब्दी में बनवाया था, इसीलिए इसका नाम सूरजकुंड रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। और हरियाणा के कुछ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सुल्तानपुर इंपॉर्टेंट है, पूछता है, कालेसर भी पूछ चुका है। और बात करें तो भिंडावास, ये तीनों आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और ये हरियाणा में ही गुरुग्राम है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जा चुका था कि भारत का पहला जो ग्रेन ATM है, अनाज ATM है, वो कहाँ पर, गुरुग्राम में ही, हरियाणा के गुरुग्राम में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, इसका आयोजन ये तो बताना भूल गए, एक मिनट,
इसका जो आयोजन होगा वो कहाँ पर होगा? फरीदाबाद। फरीदाबाद, और फरीदाबाद कहाँ? हरियाणा के, हरियाणा में फरीदाबाद में इसका आयोजन होगा। और भागीदार देश कौन होगा? थीम देश तो है जम्मू कश्मीर, और भागीदार देश कौन होगा? उज्बेकिस्तान। तो ये तीन, ये सारे इंपॉर्टेंट है, जितने भी बताएं सारे आपको ध्यान रखने कि आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद, भागीदार देश उज्बेकिस्तान, थीम राज्य जम्मू कश्मीर। चलते हैं। और ये पुष्कर महोत्सव कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। एक होता पुष्कर मेला और एक होता पुष्कर महोत्सव। तो पुष्कर मेला तो राजस्थान के अजमेर में होता है, पुष्कर महोत्सव कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर, जिसमें नदी के महत्व के बारे में बताया जाता है। चलते हैं अब अपने अभ्यास प्रश्न की तरफ और देख लेते हैं फटाफट कि क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं, विचार कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि पहले, अब ये जब बोले विचार करना है तो पहले हमको ये पढ़ना चाहिए, उसके बाद ऑप्शन पे जाना चाहिए ताकि टाइम बच जाए। उपरोक्त तंतुओं में से कौन से संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है? तो कौन सा है देख लेते हैं। फ्लैक्स, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक या रेशम। तो इनमें से हमें पांचों में से बताना है कौन संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण है। तो इसमें जो संश्लिष्ट के उदाहरण है वो हम लोग देख लेते हैं। वो हैं आपके पॉलिस्टर, और आपका है नायलॉन, एंड आपका है एक्रिलिक। तो अब जो पहले ये देख लेते हैं कि प्राकृतिक तंतु कौन से होते हैं और संश्लिष्ट तंतु कौन से होते हैं। तो प्राकृतिक तंतु वो होते हैं जो पादप और जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। एज लाइक आप देख लीजिए, ऊन, रेशम, कपास, जूट, ये सब हमें डायरेक्ट क्या है? पौधों से या जंतुओं से प्राप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए वो क्या कहलाते हैं? जूट को क्या, ये फ्लैक्स लिखा है तो आपको ये ध्यान रखना है, इसको जूट भी कहते हैं। तो जूट यानी कि ये हमारे पौधे से प्राप्त होता है, तो इसको तो कट कर दें। रेशम, रेशम भी हटा दीजिए, ये भी हमारे जंतु से प्राप्त होता है। तो बचा क्या? पॉलिस्टर, एक्रिलिक एंड नायलॉन। और जो रासायनिक पदार्थ से निर्मित होते हैं तंतु, जिनका पादप और जंतु और से मतलब कोई मतलब नहीं होता, जो क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ से निर्मित होते हैं, वही हमारे संश्लिष्ट कहलाते हैं, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉलिस्टर, एक्रिलिक एंड नायलॉन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं क्या कह रहा है। पटसन यानी कि जूट पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। नेक्स्ट क्या स्टेटमेंट है? पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। अच्छा, और क्या कह रहा है? रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तो इसमें बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो देख लेते हैं। पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, सही है। ये क्या है? जो पटसन होता है, जूट होता है, उसको क्या करते हैं? पादप को पुष्पन अवस्था में ही काटते हैं। और पटसन के जो, और फसल कटाई के बाद क्या करते हैं? जो उसके पादप के तने होते हैं उसको कुछ दिन तक क्या करते हैं? जल में डुबो करके रखते हैं। अब जल में जब डुबो देते हैं तो उससे क्या हो जाता है? तना जो होता है वो गल जाता है। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा। और पटसन तंतु को पृथक कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। और कताई, जब हम कताई करते हैं, कताई की प्रक्रिया में क्या करते हैं? रुई के एक पुंज से क्या करते हैं? रेशों को खींच करके उसको ऐंठते हैं, और ऐसे करने से वो क्या करते हैं? वो रेशे जो हैं आसपास आ जाते हैं, और इसी से हमारा क्या बन जाता है? धागा बन जाता है। इस तरह से ये हमारे तीनों स्टेटमेंट क्या है? राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें क्या बताना है? कौन से कथन सत्य नहीं है। तो ये भी हमको देखना रहता है ध्यान से कि कौन से सत्य हैं, कौन से सत्य नहीं है। ये क्या पूछ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत से क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं? गलत हो जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अच्छा, कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं। इसमें बताना सही नहीं है। तो अब ये तो सबको पता है कि क्या होते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि अलग अलग पदार्थ के गुण तो सेम तो होंगे नहीं। अलग, जैसे अलग अलग इंसान होते हैं, अलग अलग उनके अलग अलग गुण होते हैं, वैसे अलग अलग पदार्थ होते हैं, उनके अलग अलग गुण होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं, तो ये तो गलत हो ही नहीं सकता, ये तो सही है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी है। पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हमारे चारों ओर कोई वस्तु अनेक पदार्थ से बनी होती है, ना कि एक पदार्थ से। तो यही आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपका क्या है? कौन सा सत्य नहीं है? तो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं कि इसमें पूछा हुआ है निम्न पर विचार करिए। तो विचार कर लेते हैं। कौन सा विचार करना है कि उपरोक्त में से कौन से जल में विलेय हैं? कौन सा जल में विलेय है? ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल, नींबू का तेल। विलेय पदार्थ क्या होते हैं? जो कुछ पदार्थ क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? गैस जल में पूर्णतः घुल जाते हैं,
और ऐसे ही पदार्थ जो होते हैं वो जल में विलेय कहलाते हैं, जल में विलेय कहलाते हैं। जैसे आपका जो उसमें घुल जाए वो क्या कहलाएगा, जल में विलेय कहलाएगा। जैसे आपका क्या है कि जल में कौन कौन सा विलेय है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जल में विलेय है, सिरका भी जल में विलेय हो जाता है, मिल जाता है, और नींबू का रस भी। लेकिन मिट्टी का तेल देखिए, वो मिट्टी का तेल क्या होता है, वो जल में नहीं, वो ऊपर ही ऊपर रहता है, ठीक है, वो जल में नहीं घुलता है। तो जो जल में ना घुले ऐसे पदार्थ को जल में आप विलेय कहेंगे। तो मिट्टी का तेल अपवाद है, ऑक्सीजन और सिरका और नींबू, मतलब मिट्टी का तेल अपवाद नहीं, मिट्टी का तेल जल में विलेय होता ही नहीं है, ठीक है, वो ऊपर ही ऊपर रहेगा, बाकी आपके विलेय हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन, सिरका, नींबू ये आपके क्या है, 1 2 4, यानी ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसमें भी हमें क्या करना, विचार ही करना है। ओके, उपयुक्त में से कौन से पदार्थ पारभासी हैं, ट्रांसलुसेंट हैं। इनमें से कौन से पदार्थ क्या हैं, पारभासी हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। स्टील की प्लेट, तेल लगा कागज, गत्ते का डिब्बा या कांच। पहले ये देख लेते हैं कि पारभासी, पारभासी का मतलब पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट जिसको कहते हैं, वो क्या होता है। तो जिसके आर पार हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकें वही क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है उसे अपारदर्शी कहते हैं। तो जैसे कांच क्या हो गया, कांच आपका क्या हो जाएगा, इसमें बताना है पारभासी, इसमें पारभासी, ठीक है, और हमें ये बताना है, हाँ ठीक है। तो इसमें कौन से पदार्थ पारभासी हैं। स्टील की प्लेट, इसमें आपका क्या हो जाएगा, तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, कांच जो है, कांच तो आपका पारदर्शी है, कांच आपका क्या है, पारदर्शी है, क्लियर। गत्ते का डिब्बा, गत्ते का डिब्बा क्या है, अपारदर्शी है, गत्ते का डिब्बा अपारदर्शी है। और क्या है, और बात करें तो एक मिनट गाइज। और जो ये पारभासी यहाँ बोल रहा है, पारभासी उसे कहते हैं जहाँ मतलब क्या होता है कि आर पार तो हम देख सकते हैं लेकिन वो बहुत क्लियर नहीं होता, बहुत स्पष्ट नहीं होता है। तो वो कैसा होता है, आपको तुरंत पता चल गया होगा, ये होगा तेल लगा कागज। तो जो तेल लगा कागज होता है वो क्या होता है, पारभासी होता है। बाकी मैंने बताया कि ये पारदर्शी होता है। गत्ते का डिब्बा कैसा होता है, ये अपारदर्शी होता है, ये, और स्टील की प्लेट, तो ये सब आपको पता है। तो यानी जो पारभासी है ये आपका तेल लगा कागज, जो कि आपका क्या है, ये आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए कल का रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 1 मार्च 2022 को 17वां स्थापना दिवस पर कौन सा एक नया आदर्श वाक्य लॉन्च किया, भविष्यो रक्षति रक्षिता। हाल ही में किस संस्था ने पहली बार भारत में क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, डीआरडीओ एंड आईआईटी दिल्ली ने मिलकर के किया है। बैंक सखी प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के देशव्यापी कार्यान्वयन को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा हाल ही में मंजूरी दी गई है। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान जो चर्चा में, उसका क्या नाम है, एंटोनो 225, एंटोनो N225, ये ध्यान रखिएगा। चर्चा में रहने वाला शब्द वैक्यूम क्या है, थर्मोबैरिक विस्फोटक है। कल मैंने बहुत डिटेल बताया था। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 1 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार एसडीजी के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है, 120, और लास्ट टाइम क्या थी, 117। 3 पायदान क्या हो गई, नीचे खिसक गई है, और पाकिस्तान का 129। और हाँ, ये सब देख लीजिए, थोड़ा सा न्यूज़ एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए कि यहाँ पर क्या हुआ है, ये देखें, ये मतलब जो इस समय चल रहा है, यहाँ पूरा अटैक, मतलब पूरा घेर लिया है किसने, रशिया ने यूक्रेन को घेर लिया है, ये देखिए। और यहाँ पे अभी क्या है, इसका जो खार्किव शहर है यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से इसको नष्ट कर दिया है। पहले इसकी राजधानी क्यू को नष्ट किया, फिर अब खार्किव को बहुत बुरी तरीके से नष्ट कर रहा है। यहाँ पर खार्किव में क्या है, बहुत से अभी भारतीय क्या है, फंसे हुए हैं। अभी हम आगे वाले न्यूज़ बता रहे हैं, न्यूज़पेपर कटिंग ले आए हैं, तो वहाँ पर बहुत फंसे हुए हैं। तो अब ये हो रहा है कि कैसे भारतीयों को निकाला जाए। तो इसके लिए क्या किया है उन्होंने, क्या नाम है इनका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रशिया के व्लादिमीर पुतिन से बात की। तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, हम क्या करना है, अब ये यहाँ से अब क्या कर रहे हैं, जो बच्चे हैं वो हंगरी से, पोलैंड से, रोमानिया के थ्रू क्या कर रहे हैं, निकल करके आ रहे हैं। तो अब इधर से आ रहे हैं, जो कि अब ये रशिया पूरा अटैक कर रहा है, कहीं से निकलने नहीं दे रहा किसी को। तो अब ये हो रहा है कि रशिया अब साथ दे रहा है भारत का। वो कह रहा है चलो ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से मैं अब इधर से बच्चों को तो निकाल नहीं सकते हैं,
इधर से नहीं निकाल सकते हैं, तो अब क्या करेंगे, इधर मैं क्या करूँगा, इधर से एक गलियारा का वो कर रहा हूँ, इसी से बच्चे क्या करेंगे, यहीं से निकल करके वो रशिया में आ जाएंगे। तो ये सारी बात चल रही है अभी, तो ये पूरा आर्टिकल उसी के बेस्ड पर है। चलिए यहाँ पर एक और आर्टिकल आया हुआ है जिसको हम बता दे रहे, न्यूज़ है, मैंने डिस्कस किया था फिर चर्चा में, तो मैं बता दे रही हूँ कि क्या है। दूसरी बच्ची के जन्म पर, ये जो है आपका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके तहत क्या है, जो दूसरी बच्ची होगी, दूसरी बच्ची के जन्म पर भी इस योजना का लाभ मिलेगा। और इसमें 3 किस्त में महिलाओं को कितना 6000 रुपीज़ प्रदान की जाती है। और ये कब स्टार्ट किया गया था, ये ध्यान रखना कि 17 जनवरी, तो चर्चा में है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 17 जनवरी 2017 यानी 17/17/2017 में ये स्टार्ट की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें, ये देखिए अब ये ऑपरेशन गंगा के तहत बच्चों को लाया जा रहा है, रशिया यूक्रेन के तहत जो है, तो वहाँ पे क्या किया जा रहा है, ऑपरेशन गंगा चल रहा है, तो उसी के तहत अब ये विमान जाएगा जिसका क्या नाम है C-17, ये विमान जाएगा और यहीं से क्या है, इसी से बच्चे को लेकर के ये आएगा, ये भी बात चल रही है। और देख लेते हैं निकासी अभियान, PM मोदी, देखिए वही मैंने कहा ना, PM मोदी ने पुतिन से बात की, तो वही कहा गया है कि क्या है कि बड़ी संख्या में भारतीय छात्र यहाँ फंसे हुए हैं, तो वही हुआ है कि ऑपरेशन गंगा के तहत ये इन्होंने कौन कौन से भेजा है, एयर इंडिया है, एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, स्पाइस जेट और भारतीय वायुसेना द्वारा ये संचालित की जा रही है। और ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि युद्ध के कारण फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कानून मंत्री किरण रिजिजू और ज्योतिरादित्य सिंधिया, हरदीप पुरी और VK सिंह को विशेष दूत के तौर पर यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा गया है कि जा करके आप अपना देखिए इसको, ये देखिए। और ये देखिए, यही न्यूज़ कि रूस ने भारतीयों को निकलने का रास्ता दिया है, कहा है सिर्फ 6 घंटे हैं, उसके बाद फिर वो लोग अपना आक्रमण जो है बढ़ाएंगे। अभी 6 घंटे हैं, उसको भारत को क्या करना है, बच्चों को निकाल लेना है, ये पूरा है। और ये देखिए मैंने बताया था तमिलनाडु भी दिखा दे रहे, ये है आपका तमिलनाडु, ये तमिलनाडु, 1 मिनट, तमिलनाडु, ये देखिए, ये बाकी मैंने मैप में ये थोड़ा ब्लर था इसलिए क्लियर नहीं हुआ, बाकी आप लोग अपना देख लीजिएगा। यहाँ भी क्लियर नहीं था इसलिए मैं दिखा नहीं पाई आप लोग को। देखिए ये वियतनाम है, यहाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, वियतनाम है, फिलीपींस है, मलेशिया है, ये है। बाकी आप लोग अपने मैप में देख लीजिएगा, वहाँ आपको एकदम क्लियर हो जाए। ये लाओस है, ये देखिए, ये वियतनाम, ये सब, तो यहाँ सब ये वो सार्क वाली कंट्री, सॉरी ये सार्क नहीं, आसियान। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आपको सारी न्यूज़ मैंने दिखा दिए हैं, समझा दिए हैं, और आई थिंक समझ में आ ही गया होगा आपको। और प्लीज़ अगर समझ में आ गया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कल फिर सिलेक्टिव क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।